दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म सिटी ऑफ रवि पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 4 दिवसीय विदेशी यात्रा से वापस भारत आ चुके हैं। इन 4 दिवस के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने चाइना और जापान की यात्रा की। इस जापान की यात्रा के क्या मायने हैं, किस तरीके की यह यात्रा रही, क्या इस यात्रा से भारत को कुछ संभावनाएं, भारत के भविष्य को लेकर कुछ चर्चाएं वहां पर हुई हैं, इन सारी की सारी बातों पर हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और मैं आपको बताने वाला हूं कि जापान के साथ भारत ने ऐसे कौन कौन से समझौते किए हैं जिन समझौतों ने विरोधियों की नींद उड़ाकर रखी है, और भारत का अब जापान ने आगे आने वाले समय में किस तरीके का साथ देने का भरोसा दिलाया है। इन सारे के सारे मुद्दों पर, इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं कि पीएम मोदी लैंड्स इन जापान, यानी कि जब वो 29 अगस्त को जापान पहुंचे तो उनका रेड कारपेट पर बढ़िया स्वागत किया गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है वहां के प्रधानमंत्री से, यानी कि जापान के प्रधानमंत्री से मिले, और उसके बाद सारी की सारी जो चर्चाएं हैं ये आगे हुई। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी यानी कि उनके पीएमओ के हैंडल ने भी ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी कि जापान पहुंचकर हमारा स्वागत किया गया, और उसके बाद फिर हमने तमाम प्रकार के समझौतों पर वहां की सरकारों के साथ समझौते किए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी जी जो है लगभग 7 बार जापान जा चुके हैं, यानी कि ये जापान जाने की उनकी 8वें क्रम की यात्रा थी। सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद अगस्त और सितंबर के महीने में 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की यात्रा की थी, और इसी दौरान टोक्यो और क्योटो जैसे शहरों की यात्रा करने के दौरान वो टोक्यो से कोबे तक की शिंकानसेन नाम की बुलेट ट्रेन जो वहां पर चलती है, दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन से माना जाता है, तो उस बुलेट ट्रेन में यात्रा की। और ना सिर्फ यात्रा बल्कि बुलेट ट्रेन जिस फैक्ट्री में बनती है उस फैक्ट्री का भी उन्होंने जाके वहां का जायजा लिया और जानकारी ली कि अगर इसी तरीके का प्रोजेक्ट अगर हमें भारत में लेकर आना हो तो हमें किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि फिर उसी के बाद जापान जाने वाली टीम ने वहां पर निरीक्षण किया और डीपीआर प्रॉपर तैयार हुई, और भारत में पहली बुलेट ट्रेन जो है ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चल रहा है। लगभग 508 किलोमीटर के इस सफर को लगभग 3 घंटे में पूरा किया जाएगा, ऐसी चर्चा जो है इस बुलेट ट्रेन को लेकर भारत में आई है। और कहा जाता है कि 2029 तक का समय जो है बुलेट ट्रेन को भारत में पहले चरण को तैयार होने में लगेगा। तो ये इनकी पहली यात्रा थी। इसके बाद बात करें, 2016 में इस बुलेट ट्रेन में यात्रा की, इनकी दूसरी यात्रा थी। इसके बाद 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जापानी प्रधानमंत्री के बुलावे पर गए। उसके बाद 2019 में भी प्रधानमंत्री G20 की समिट में शामिल होने के लिए वहां पर गए। 2022 में उन्होंने क्वाड समिट में शामिल होने के लिए एक और यात्रा की। 2022 में ही एक और यात्रा, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जब शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई तो उस हत्या के बाद वो वहां पर उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल होने के लिए गए, और उन्होंने वहां पर यह घोषणा भी की कि हम शिंजो आबे, जो भारत के साथ बेहतर रिश्ते बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं, उनको हम पद्म विभूषण देने की घोषणा करते हैं। तो ये भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर घोषणा की गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं आखिरी यात्रा जो प्रधानमंत्री की जापान की रही है 2023 में, जब प्रधानमंत्री हिरोशिमा में होने वाले G7 और क्वाड समिट में शामिल होने के लिए जापान गए थे। और उसके बाद ये जो यात्रा है उनकी, ये 8वें क्रम की यात्रा है। इसी यात्रा में प्रधानमंत्री जी को वहां के प्रसिद्ध मंदिर के पुजारी के द्वारा ये डॉल, विशेष प्रकार की ये गुड़िया जो है ये गिफ्ट दी गई, जिसे जापानी परंपरा में एक भाग्यशाली गुड़िया के रूप में जाना जाता है। तो ये एक गिफ्ट प्रधानमंत्री जी को दिया गया। इसके बाद फिर हम बात करते हैं अपने मुद्दे की बात, मतलब ये कि जापान जाने का प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना सफल रहा। हम तमाम प्रकार की और बातों पर चर्चा नहीं करेंगे कि चीन को आंख दिखाई, अमेरिका को आंख दिखाई, इन सारी बातों का हमारे लिए इस वीडियो के माध्यम से कोई मतलब नहीं है। बस हमें यह बात करनी है कि ठोस तरीके से इस यात्रा का कुछ हल निकला भी है, कुछ समाधान भी निकला, कुछ हमें फायदा मिला भी इस यात्रा का, या बस यूं ही यात्रा, बस आप गए, हाथ मिलाया, खाना खाया और वापस आ गए। तो हम इसी मुद्दे की थोड़ा सा पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिएगा कि प्रधानमंत्री ने वहां जाने से पहले इस प्रकार का आश्वासन दिया था भारत के लोगों को कि हम जापान जब जाएंगे तो उम्मीद करते हैं कि लगभग 100 के आसपास समझौतों पर हम हस्ताक्षर करके आएंगे। 100 के लगभग समझौते होना ही चाहिए। लेकिन यह खुशी की बात है कि भारत और जापान के बीच में लगभग 150 MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ये साइन हुए हैं, जिनकी वैल्यू लगभग कही गई है कि $13 बिलियन, यानी कि जैसे 1 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यू के MOU माना जा रहा है। और इसकी जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जी के द्वारा जो है दी गई है। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि जो शुक्रवार के दिन जितने भी समझौते हुए हैं उनमें 7 जो मुख्य समझौते हैं वो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा डिस्कस करता हूं आपके सामने कि इन समझौतों में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका भारत और जापान के रिश्तों पर बढ़िया असर पड़ेगा। भारत भी मजबूत होगा, जापान भी मजबूत होगा। देखिए, यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले देखिएगा आप कि जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, और जो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जिसे हम जाक्सा के नाम से जानते हैं, तो इसरो और जाक्सा के बीच में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्टडी करने के लिए जो भारत का चंद्रयान 5 नाम का मिशन है, इस मिशन में जापान ने अपना सहयोग देने का या अपना साथ देने का भारत को आश्वासन दिया, और इसको लेकर एक MOU भी साइन हुआ है। डिटेल में आपको मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा। अगली बात करते हैं, जापान अगले 10 सालों में
भारत के अंदर लगभग बात करें तो 10 ट्रिलियन येन या जिसकी वैल्यू 6 लाख करोड़ के आसपास की है, उतना पैसा जो है ये इन्वेस्ट करेगी भारत की इंडस्ट्रीज में। यानी कि जिसे आप लोगों ने सुना होगा आत्मनिर्भर भारत, तो भारत में तमाम चीजों के डेवलपमेंट के लिए जापान के द्वारा अगले 10 सालों में 6 लाख करोड़ की जो रकम है ये इन्वेस्ट की जाएगी और ये बहुत बड़ा कदम है। अगली बात करते हैं, दोनों देशों के बीच में डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर करने पर भी एक समझौता हुआ है और जिसमें हथियारों के ज्वाइंट प्रोडक्शन की संभावनाओं पर भी काम करेंगे। यानी कि बात सीधी सी है कि जब भारत और जापान को तमाम पश्चिमी देशों से इस प्रकार की ये जो धमकियां हैं, कभी भी युद्ध रुकवाने की धमकियां हैं, कभी भी टैरिफ जैसी चीजें लगाने की धमकियां हैं, तो ये धमकियां लगातार मिल रही हैं। तो वेस्ट और उसके आसपास के पड़ोसियों से भी मुकाबला करने के लिए आवश्यकता महसूस वर्तमान के जियोपॉलिटिक्स में ये होती है कि हमें आपस में ही हथियारों को क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है, कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास है, अगर हम दोनों टेक्नोलॉजी में ज्वाइंट ऑपरेशन करके या ज्वाइंट काम करके कुछ बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हैं तो हमें इस पर भी बात करनी चाहिए। और भारत के लिए जापान हमेशा से एक बहुत विश्वसनीय मित्र रहा है। अगर हम चाइना का कंपैरिजन करें तो भारत के चाइना के साथ भी समय समय पर रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन चाइना की कुछ ऐसी हरकतें हमेशा से रही हैं जिन हरकतों ने भारत और चाइना के रिश्तों में हमेशा खटास लाने का काम किया है। आप उसे चाहे गलवान वैली का जो लड़ाई हुई थी हमारी वो भी कह सकते हैं, डोकलाम विवाद भी कह सकते हैं, और तमाम प्रकार के सीमा विवाद जो है भारत और चाइना के बीच में समय समय पर होते रहे हैं। अपन इन सारी की सारी चीजों से पल्ला नहीं झाड़ सकते, जो हकीकत है वो हमें यहां पर बात करनी होगी। अगली बात करते हैं, दोनों देशों के बीच में जहाजों की जो आवाजाही है उसको बढ़ाने पर बात हुई है और जो पायरेट्स होते हैं यानी कि जो समुद्रों में जहाज को लूटने वाले, माल वगैरह को लूटने वाले जो समुद्री डकैत होते हैं, इन सारे अपराधों के खिलाफ कड़े कदम उठाने पर भी एमओयू साइन हुआ है। अगली बात, भारत जापान के बीच में 5 प्राइमरी सेक्टर जो है इनको लेकर भी एमओयू साइन हुआ है। कैसा सेक्टर? तो एक हो गया आपका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, यानी कि भारत को आगे अगर क्या करना है, आगे चल के डिजिटल चीजों में अपना हब बनना है, यानी कि सेमीकंडक्टर हब बनना है, तो उसके लिए सेमीकंडक्टर जैसी चीजों पर काम करना होगा। टेक्नोलॉजी हब बनना है तो ये काम करना होगा। इसके साथ ही खनिज यानी कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो है, जिनको लेकर अमेरिका चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, और अभी हमने टैरिफ वाले मामले में भी ये चीज समझी थी, देखी थी कि किस प्रकार से अमेरिका ने चाइना के ऊपर जब टैरिफ लगाया और चाइना ने धमकी दी तो अमेरिका ने किस तरीके से टैरिफ की जो दरें हैं उनको कम कर लिया था। क्यों कर लिया था? क्योंकि अमेरिका को चाइना में मिलने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स की बेहद जरूरत है। तो रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर भी यहां पर दोनों के बीच में समझौते हुए हैं, दवाइयों को लेकर भी हुए हैं, सूचना और संचार और साथ में क्लीन एनर्जी पर भी खास ध्यान देने की बात की गई है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्लीन एनर्जी का मतलब यहां पर हाइड्रोजन से है। अगली बात, पीपल टू पीपल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कहा गया है कि भारत से करीब 50,000 जो स्किल्ड मजदूर हैं, यानी कि स्किल्ड जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनको क्या किया जाएगा, जापान भेजा जाएगा ताकि उनको वहां पर रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट हो सके। इसके साथ ही भारत और जापान के बीच में 150 समझौते जो हुए उनकी वैल्यू मैं आपको बता ही चुका हूं, लगभग 1 लाख करोड़ के ये एमओयू साइन हुए हैं। उसमें ये वाली रकम शामिल नहीं है जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत में इन्वेस्टमेंट अगले 10 सालों में कितना आएगा, लगभग 6 लाख करोड़ का, वो इससे बाहर है। अब हम थोड़ा सा आगे आपसे बात करते हैं कि भाई साहब सेमीकंडक्टर वाला मामला है क्या। देखो, तो यहां पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि दोनों देशों में एक आर्थिक सुरक्षा पहल की शुरुआत की है जिसमें इन सेक्टर्स पर ध्यान देने की बात की गई है। और भारत जापान एआई पहल, यानी कि आज के दौर को हम जानते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और जिस भी देश ने इस सेक्टर पर तगड़े तरीके से काम कर लिया, आने वाला समय जो है टेक्नोलॉजी में उसी सेक्टर का है या उसी देश का है। तो इस सेक्टर की गंभीरता को समझते हुए भारत और जापान भी इस पहल को लेकर एक साथ आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम बड़े भाषा मॉडल, डेटा सेंटर और एआई गवर्नेंस पर सहयोग को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे और मजबूती देंगे, ताकि हमें दूसरे देश कभी जो टेक्नोलॉजी में बहुत अधिक आगे हैं वो हमें कभी आंख ना दिखा सके। अगली बात हम यहां पर करते हैं सेमीकंडक्टर के बाद कि भारत जापान के बीच में ये 4 अहम समझौते, यानी कि 7 समझौते जो मैंने बताया उनमें सबसे अहम जो है, एक तो आपको चंद्रयान मिशन बताया है ना, मिनरल्स और रेयर अर्थ मटेरियल जो है जो प्राप्त होता है भारत में। आज के समय हमें ईवी की बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की मैं आपसे बात कर रहा हूं, और भारत धीरे धीरे इनकी डेवलपमेंट का काम कर रहा है। लेकिन अभी भी हम उसकी जो बैटरीज होती हैं, उसके बैटरी के मटेरियल के लिए हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट है, जो हमें कभी भी आंख दिखाते रहते हैं और भविष्य में भी उन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसी प्रकार के मटेरियल्स के लिए जापान और भारत के बीच में समझौते की बात जो है ये हुई है। इसके साथ ही जापान जो है ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए और ऊर्जा परिवर्तन में सहयोग करने के लिए भी भारत की क्या करेगा, मदद करेगा। हाइड्रोजन मिशन में मदद करेगा। डिजिटल साझेदारी 2.0 और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने में ज्वाइंट रिसर्च की बात की गई है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जापान में एड्रेस करते हुए वहां कहा गया है कि हमारे पास स्किल्ड लोग हैं, हमारे पास टेक्निक है, यानी कि कह सकते हैं आप कि हमारे पास बात करें, हमारे पास ऊर्जा है और आपके पास टेक्नोलॉजी है।
हमारे पास जोश है, आपके पास टेक्नोलॉजी है। तो अगर ये दोनों की दोनों चीजें जो है मिल जाएं, हमारे पास युवाओं का साथ है, आपका देश दुनिया में सबसे ज्यादा बूढ़ों का देश है, तो आपके पास स्किल है, आपके पास टेक्नोलॉजी है। तो अगर ये दोनों की दोनों चीजें मिल जाती हैं तो हम दुनिया में सबसे ऊपर हो सकते हैं तकनीकी के मामले में, ये जापान के द्वारा कहा गया। अगली बात करते हैं, चंद्रयान 5 को लेकर भी एक करार हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत और जापान ये चाहते हैं कि जो जो चंद्रमा है उसके हम दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच जाएं। अब दक्षिणी ध्रुव पर क्यों पहुंचना है? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का सीधा सा मसला यह है कि दक्षिणी ध्रुव पर कहा जाता है कि उस वाले हिस्से में पानी की बर्फ और अन्य बाष्पशील पदार्थ मौजूद हो सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है, यहां पर बहुत सारी जो प्राकृतिक संसाधन है, भविष्य में इनकी तगड़ी किल्लत होने वाली है। तो भविष्य को समझते हुए अगर चंद्रमा पर ऐसी कोई परिस्थितियां हैं तो उन परिस्थितियों का हम आंकलन करके समय से पहले उनकी व्यवस्था अपने लिए कर सकें। इस मिशन से चंद्रमा पर जीवन और संसाधनों की संभावना को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। और अच्छी बात भी है। तो यहां याद रखना, इसरो और जाक्सा के बीच में यह ज्वाइंट ऑपरेशन चंद्रयान 5 के लिए किया जाएगा। जापान भारत मिलकर हथियार प्रोडक्शन पर भी काम करने वाले हैं। तो 15वें समिट में जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर गए तो दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र, यानी कि जो एस आपका इंडिया और प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के आसपास वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करके रखना और दबदबा के साथ साथ अपनी सुरक्षा भी रखना, स्ट्रेटेजिक लोकेशन को बढ़िया तरीके से प्रिजर्व करके रखना, ये भी उनकी प्राथमिकताओं में है। तो इस समझौते के तहत जापान और भारत अपनी सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ साथ बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशन भी, यानी कि ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन भी जो है, एक्सरसाइज आगे आने वाले समय में और ज्यादा करेंगे। दोनों देश डिफेंस टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे ताकि दोनों अपनी तकनीकी को एक दूसरे के साथ शेयर करके एक दूसरे की तकनीकी को, यानी कि एक दूसरे के हथियारों को एकदम उन्नत बना सकें। साथ में ही हथियारों के ज्वाइंट प्रोडक्शन की संभावना पर भी काम किया गया है। अगली बात करते हैं, 50,000 भारतीयों को रोजगार देने की भी बात अभी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहां ध्यान रखना कि 5 सालों में, अगले 5 सालों में दोनों देशों के बीच में 5 लाख लोगों का आपस में क्या होगा, आदान प्रदान होगा। यानी कि ऐसे वर्कर्स, ऐसे स्किल्ड वर्कर्स जिनकी जरूरत भारत में है, वो जापान भारत में भेजेगा, और ऐसे स्किल्ड वर्कर जिनकी जरूरत जापान में है तो भारत जापान को उन मजदूरों को या उन स्किल्ड वर्कर को आपस में भेजेगा। तो यहां से इसमें भारत से करीब 50,000 स्किल्ड और सेमी स्किल्ड स्टाफ जो है ये जापान जाएंगे, जहां पर वो काम कर सकेंगे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, जहां पर लगातार भारत में सरकार पर ये आरोप लगते रहते हैं कि सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कुछ नहीं कर रही है या बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं कर रही है। तो यहां पर उन लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि यहां पर सरकार जो है वो नौकरियों के जनरेशन से ज्यादा लोगों को स्किल्ड बनाने पर काम कर रही है। आप किसी भी पॉलिसी को समझ सकते हैं, स्किल इंडिया मिशन को आप समझ सकते हैं, उस्ताद योजना को आप समझ सकते हैं। ये सारी की सारी योजना इसलिए ही बनाई गई। मुद्रा योजना को भी समझ सकते हैं कि लोग आत्मनिर्भर बने, स्किल्ड बने। और अगर आप एक बार स्किल्ड वर्कर बन जाएंगे, स्किल्ड आपके अंदर आ जाएगी, स्किल के एक्सपर्ट आप बन जाएंगे, तो फिर आपको काम की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, आपको काम खुद ढूंढ लेगा। लेकिन अगर आप स्किल्ड नहीं है, दिन भर मोबाइल फोन चलाते हैं, तो फिर आपका काम कुछ नहीं है, आप एक मजदूर से ज्यादा कुछ नहीं। तो आज का जमाना तकनीकी का जमाना है, अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो आप फ्री नहीं बैठ सकते, ये बात तो गारंटी की है। अगली बात करते हैं, तो भाई साहब ये सारी की सारी चीजें हुई, तो फिर उसके बाद आखिर में प्रधानमंत्री मोदी जी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा जो है, इन दोनों की मौजूदगी में क्या होता है, हाइड्रोजन, अमोनिया और खनिज से जुड़े समझौतों के जो एमओयू है ये आपस में एक्सचेंज होते हैं और ये मीटिंग हो जाती है समाप्त। तो यहां से हम लोगों को क्या सीखने को मिला है इस वीडियो के माध्यम से, कि भारत और जापान के बीच में बहुत सारे समझौते हुए, जिन समझौतों में हाइड्रोजन अमोनिया मिशन जो मैंने आपको बताया, इसके साथ चंद्रयान 5 वाला, इसके अलावा 6 लाख करोड़ का आने वाले 10 सालों में भारत के भीतर निवेश और 50,000 के लगभग स्किल्ड वर्कर्स का भारत से जापान जाना, काम करना, ये बहुत बड़ी बातें यहां पर हैं। और साथ में ही रक्षा समझौते तो भारत और जापान ने किए ही हैं ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में चीजों को बेहतर किया जा सके। तो दोस्तों ये वीडियो था प्रधानमंत्री जी की जापान यात्रा का एक कंसाइज, आपको मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स के माध्यम से बताया कि इस पूरी की पूरी यात्रा के मायने क्या हैं। अगली वीडियो में आपको चाइना के साथ भारत ने जो अभी एससीओ की समिट में भाग लिया है, तो उस एससीओ समिट के क्या मायने हैं, भारत को क्या चीजें वहां से मिली हैं और भारत को इससे आगे क्या बढ़ के देखने की आवश्यकता है। तो आप सभी लोग वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे के पूरे मुद्दे पर क्या है। आप क्या सोचते हैं कि भारत और जापान के ये रिश्ते किन ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे? क्या भारत को जापान के साथ कुछ और चीजों को लेकर भी साथ में आना चाहिए? इन सारी की सारी प्रतिक्रियाओं को आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। आप सभी लोगों के काम की बात सिर्फ सिटी ऑफ रवि के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। भारत माता की जय।